नमस्कार दोस्तों, वेलकम, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 29 मार्च 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से आरएएस परीक्षा को टारगेट करके ये कक्षाएं मैं बनाता हूं। तो जैसा कि कहा जाता है कि निरंतरता ही सफलता का मूल मंत्र है, तो इस मूल मंत्र को याद रखकर कछुए की चाल से धीरे धीरे चलते रहें तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की, हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ में। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस अस्पताल में पहली बार कैंसर के लिए एडवांस्ड रोबोटिक लक्ष्यीकरण प्रणाली की स्थापना की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तकनीक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो कैंसर जो है आज के समय में एक बहुत भयानक बीमारी के रूप में सामने आ रहा है और लगातार पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व में कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इसका सही तरीके से डायग्नोसिस करना और इसका निदान करना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान जोधपुर, ये उदयपुर नहीं है, ये होगा जोधपुर, ठीक है। तो जोधपुर में जो आपके एम्स स्थित है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक एडवांस रोबोटिक लक्ष्यीकरण प्रणाली की स्थापना की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से कैंसर के उपचार में मदद मिलने वाली है और खास करके कैंसर का डायग्नोसिस अब जो है आसान हो जाएगा। तो राजस्थान में ये अपनी तरह की पहली सुविधा है। और कहां पर स्थापित किया गया है इसको? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है अपने जोधपुर में, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। तो इस रोबोटिक सिस्टम की क्या खासियत है कि ये रोबोटिक सिस्टम जो है छोटे और गहरे कैंसर के घावों को बड़ी सटीकता के साथ इसकी बायोप्सी करता है, ठीक है। और दर्द प्रबंधन करने के लिए, क्योंकि देखो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी मात्रा में आपको दर्द देती है, ठीक है, बहुत तड़पते हैं लोग। और इसी वजह से जो है ट्यूमर का लक्ष्यीकरण करने और जो उपचार के दौरान टूल्स का प्लेसमेंट का काम है उसको करने में ये रोबोटिक सिस्टम काफी मदद करने वाला है। तो आपको याद रखना है, एम्स जो कि हमारे जोधपुर में स्थित है, वहां पर जो है इसकी स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो उद्योग और वाणिज्य विभाग जो हमारा राजस्थान का है, वो राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से पुरस्कार देता है। और इसी क्रम में राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई और कुल मिलाकर के 7 लोगों को इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा हस्तशिल्प और जो आपके बुनकर हैं उनको भी पुरस्कार मिले हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या पुरस्कार दिए गए हैं। तो 3 महिला उद्यमियों सहित कुल 7 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है, मतलब जिन्होंने उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम किया उन्हें। इसी तरह से एक पुरस्कार हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार के रूप में दिया गया है और एक बुनकर जो है उनको भी राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार के रूप में चयन किया गया है। इसमें प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपए की धनराशि, शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रति वर्ष जो है प्रदान किया जाता है। नवंबर माह में इसके फॉर्म आयोजित किए जाते हैं और उसके बाद में मार्च में ये दिया जाता है। तो अगर बात करें टर्नओवर के क्षेत्र में कि सबसे ज्यादा टर्नओवर के साथ में वृद्धि किसने की है, तो 3 आपके यहां पर जो है चुने गए हैं। दरअसल ये जो अवार्ड दिए जाते हैं केवल एमएसएमईज को दिए जाते हैं, ठीक है, जो अपने एमएसएमईज जो है उनके अंतर्गत ये अवार्ड दिए जाते हैं। और इसी क्रम में सूक्ष्म की बात करें, माइक्रो की, तो माइक्रो में जयपुर की साक्ष डिजाइन इनकॉर्पोरेशन को यह दिया गया है। इसी तरह से आपके लघु उद्योग, स्मॉल उद्योग की बात करें तो लूनावत जेम्स को यह दिया गया है, ठीक है। जबकि मध्यम उद्योग की बात करें तो उसमें जोधपुर की इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड। तो ये 3 आपकी जो है इन्हें टर्नओवर, मतलब उनका जो ओवरऑल टर्नओवर है उसमें जो वृद्धि हुई है उसके आधार पर इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। इसी तरह से बात करें उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यवहार, मतलब एक तरह से आपने बहुत अच्छे वर्किंग एथिक्स के साथ में काम किया, ठीक है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा और आपने प्रोफेशनल तरीके से काम किया, उस चीज में लघु उद्यम की श्रेणी में दिया गया है जगन्नाथ पॉलीमर्स को और मध्यम उद्यम की श्रेणी में इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड जोधपुर को। तो इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड को यहां पर 2 पुरस्कार मिल गए हैं। इसी तरह से महिला उद्यमियों की बात करें तो यहां पर सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में भरतपुर की मेसर्स वन पैक इंडिया की सजल बंसल को, लघु उद्यम श्रेणी में बगरू जयपुर की पूजा वुड इंडस्ट्रीज की निर्मला अशोक शाह को यह पुरस्कार मिले हैं। वहीं अगर हम श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार की बात करें तो कैथून जिला कोटा के अब्बास अली को यह पुरस्कार दिया गया है। जबकि हस्तशिल्प में
दुर्गापुरा जयपुर के गोपाल प्रसाद शर्मा को उनकी बेहतरीन कारीगरी के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप इन्हें याद कर लें ताकि परीक्षा में जब आपको ये पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सके। इन्हीं करंट अफेयर्स को याद करने के लिए, चूंकि क्लास तो आप देख लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद आपको नोट्स भी चाहिए होते हैं, और अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपके पास समय कम है, तो बिल्कुल उत्कृष्ट कैटेगरी के नोट्स आपको मिलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रूप में। तो प्रत्येक माह की जो पीडीएफ है वो आपको यहां पर मिलती है, और जल्दी ही हम इस कोर्स में आपको जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं वो भी आपको इसमें अवेलेबल होने वाले हैं, तो आप वहां पर प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो एक ही कोर्स में आपको नोट्स के साथ साथ एमसीक्यू का भी जो है फायदा मिलेगा। तो आप निश्चित रूप से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन पर। अभी के लिए शुरुआती छात्रों को इसमें 10% की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है, तो उसका आप लाभ उठाएं, क्योंकि 30 तारीख को ये छूट खत्म हो जाएगी, फिर ये आपको महंगा हो जाएगा। तो अभी के लिए आप इसे 29 और 30 तक आपको और 10% की छूट है, उसका आप लाभ जरूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य में एक नई जो है कैनाल परियोजना को अनुमोदित किया है राज्य सरकार ने। नाम है पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल, और ये कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ में। इसमें जिस नदी का पानी प्राप्त होगा उस नदी का नाम क्या है? माही। तो माही नदी जो है उसके बेसिन के अतिरिक्त पानी को इस कैनाल के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जाएगा, और लगभग बहुत बड़े एरिया, लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में इससे सिंचाई सुविधा प्राप्त हो पाएगी। तो 2000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है जो प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। तो इसमें क्या किया जाएगा? माही बेसिन जो है, माही नदी जो है, उसका अधिशेष जल इस कैनाल के माध्यम से इन क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय को व्यतीत किए। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है पैनोरमा के निर्माण के से। तो एक जो है अनुमोदन किया गया है, वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है राज्य में 3 नए पैनोरमा के निर्माण के लिए। और ये 3 नए पैनोरमा कौन कौन से हैं? पन्नाधाय का पैनोरमा, अमरा भगत का पैनोरमा और केसरी सिंह बारहट का पैनोरमा। कहां कहां बनेगा उस पर हम एक बार जो है नजर डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भीलवाड़ा के शाहपुरा में बनेगा आपके केसरी सिंह बारहट जी का जो है पैनोरमा। तो केसरी सिंह बारहट आप सभी जानते हैं, प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और केसरी सिंह बारहट, ये तिकड़ी है, ये भारत अपने राजस्थान में जो है क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़ी रही है, और काफी पत्र पत्रिकाएं और बाकी सब चीजों के लिए ये चर्चित रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में पन्नाधाय जो है उनके पैतृक स्थल पांडोली में इनका बनाया जाएगा। पन्नाधाय कौन है? हम सभी जानते हैं कि जो उदय सिंह है, उनको महाराणा प्रताप के पिता को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। रणवीर से बचाने के लिए इन्होंने अपने ही पुत्र को जो है बलिदान कर दिया था और किले से सुरक्षित बाहर निकल गई थी। और इसके अलावा लोक देवता अमराजी भगत, जिनको हम अनगढ़ बाबू जी के नाम से भी जानते हैं, चित्तौड़गढ़ जो है वहां पर इनका पैनोरमा बनेगा। प्रत्येक पैनोरमा के लिए 4-4 लाख रुपए यहां पर स्वीकृत किए गए। तो वसुंधरा राजे सरकार के काल में ही इन पैनोरमा की बातें शुरू हो गई थी, और लगभग 46 से भी ज्यादा पैनोरमास का निर्माण पूरे राजस्थान में किया गया है, ताकि इन देवताओं के, इन महान विभूतियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022। तो इसके अंतर्गत पशुपालन के क्षेत्र में होने वाले जो मुख्य उत्पादन है उनमें राज्यों की रैंकिंग और भारत में कितना उत्पादन है उसकी जानकारी दी गई है। इसी क्रम में राजस्थान जो है वो 2 क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर रहा है, एक तो दुग्ध उत्पादन में और दूसरा ऊन के उत्पादन में। तो दूध और ऊन के उत्पादन में राजस्थान 2022 में पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहा है। 100% आपको इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। 100%, ठीक है, 100% कह रहा हूं तो 100% ही प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि अनुभव है पिछले कई सालों का। तो यहां से आपको प्रश्न की तैयारी कर लेनी चाहिए। कुछ डेटा भी हम देख लेते हैं। किसने किया? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। तो ये पूरे उत्पादन को संभालता है, देखता है, ठीक है, और इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भारत में 221 मिलियन टन का दुग्ध उत्पादन 2021-22 में हुआ है, ठीक है, पिछले वित्त वर्ष में। और इसके अंतर्गत हम विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश है। तो भारत में कहते हैं ना कि दूध की नदियां बहती है, बिल्कुल सत्य बात है। भले ही हमारा क्षेत्रफल पूरे विश्व भर का केवल 2.5% ही हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पर दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये हमारी परंपरा की वजह से है, जहां पर जानवरों का
बेहतर तरीके से संरक्षण किया जाता है। शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्यों में राजस्थान पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा, गुजरात चौथा और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है। अगर अंडा उत्पादन की बात करें तो लगातार इसमें भी वृद्धि हुई है और लगभग 6.19% की वृद्धि देखने को मिली है। 129 बिलियन उत्पादन है, जिसमें दक्षिण भारत के अधिकतर राज्य इसमें प्रथम है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। इसी तरह पश्चिम बंगाल और कर्नाटक चौथे और 5वें स्थान पर इसमें रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। बात करें मांस उत्पादन की तो देश में मांस उत्पादन भी बढ़ गया है और शीर्ष राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। वहीं ऊन उत्पादन में, चूंकि राजस्थान में भेड़ पालन बहुत ज्यादा होता है और ऊन का अधिकांश हिस्सा भेड़ों से आता है, तो ऐसे में राजस्थान में जो है 45.91%, लगभग देश की आधी ऊन का उत्पादन होता है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर से 23%, गुजरात से 6%, महाराष्ट्र से 5% और हिमाचल प्रदेश से लगभग 4% के करीब उत्पादन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 से। तो हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अंतर्गत अब की बार भारत को जो है 125वीं रैंक प्राप्त हुई और हमने 11 अंकों का सुधार यहां पर किया है। कितने अंकों का? 11 अंकों का सुधार। तो पिछली बार की रिपोर्ट में हमारा 136वां स्थान था। 150 देशों की ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? UNSDN, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो नेटवर्क है पूरा का पूरा, वो नेटवर्क जो है उसने ये रिपोर्ट जारी की है। 2012 में इस नेटवर्क को स्थापित किया गया था और ये नेटवर्क प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट को जारी करता है। बात करें फिनलैंड की तो फिनलैंड लगातार 6ठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। यूरोपीय देश पहले ही विकसित हैं और वहां पर जो बेहतरीन सुविधाएं हैं और जो जनसंख्या भी उनकी इतनी ज्यादा नहीं है, इन सभी कारणों की वजह से उन्हें ज्यादा हैप्पीनेस का जो है खिताब मिल जाता है। कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पर होता है? तो सामाजिक सहयोग, आपस में एक दूसरे का, आय कितनी है, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वतंत्रता कितनी है लोगों को, उदार है कि नहीं है और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। इन सभी कारकों से जो है कोई भी देश ऊपरी रैंक पर आता है। अगर भारत की बात करें तो 125वें स्थान पर है, लेकिन अभी भी पड़ोसियों से काफी पीछे है। यहां पाकिस्तान को भी 108वीं रैंक मिली है, म्यांमार 72, नेपाल 78, बांग्लादेश 102 और चीन को 64वीं रैंक यहां पर दी गई है। तो दोस्तों ये थे आज के छोटे मोटे करंट अफेयर्स जो मैंने आप तक पहुंचाए। आरएस परीक्षा में आपको ये काफी मदद करेंगे। जल्दी आपके लिए मैं धमाकेदार इकोनॉमिक रिव्यू की सीरीज भी लाने वाला हूं, तो जो जो छात्र चाहते हैं ये सीरीज आए वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सभी वीडियोस और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।